भारतीय चित्रकला धर्म प्रधान है और उससे भी कहीं बढ़कर भारतीय जो चित्रकला है वो रेखा प्रधान है। यानी कि जब भी आप भारतीय चित्रकला का इतिहास पढ़ते हैं तो आपको कला तत्वों के बारे में ज्ञान मिलता है। आज हम उसी कला तत्वों में से एक जो मुख्य तत्व है उसके ऊपर बात करेंगे और वो तत्व है रेखा। नमस्कार दोस्तों, मैं रमाशंकर डिमरी तुलिका दर्शन चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हम अगर अपने चारों तरफ के वातावरण को देखें तो हम अनेक वस्तुओं से रूबरू होते हैं। उन वस्तुओं का रूप भी होता है, रंग भी होता है, और जब हम किसी रूप को किसी तल पर साकार करने की कोशिश करते हैं तो उसको हम किसी रेखा के माध्यम से ही कर पाते हैं। तो यही जो रेखा है, यही किसी भी चित्रकला के आधार का मूल है। आज हम देखेंगे कि रेखा होती क्या है, रेखा की परिभाषा क्या होती है और रेखाएं कितने प्रकार की होती है। क्या मानव मनुष्य के मन मस्तिष्क पर रेखाओं के द्वारा भी कुछ मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ते हैं? हम इस पर भी बात करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार विभिन्न रेखाओं के मिश्रण से एक चित्र बनाया जाता है और कैसे किसी चित्र पर कोई प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उसमें कुछ रेखाएं अगर हम जोड़ दें तो उस चित्र का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं रेखा की परिभाषा। रेखा दो बिंदु या दो सीमाओं के बीच की दूरी होती है जो बहुत ही सूक्ष्म होती है और गति को दिशा निर्देश करती है। यानी दो बिंदुओं की जो बीच की दूरी होती है उसे ही रेखा कहते हैं, और इस रेखा को कई बार हम अनुभव के द्वारा ही पहचान पाते हैं और कई बार ये स्पष्ट रूप से खींची हुई होती है। जब दो बिंदु के मध्य रेखा ने खींचे जाने पर उनके मध्य रेखीय प्रभाव आता है, उसे अनुभूत यानी कि फेल्ट लाइन रेखा कहते हैं। आपने कई बार इस प्रकार की फेल्ट लाइनों को प्रकृति में देखा होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जिस प्रकार हम रात को ध्रुव तारे को देखते हैं तो ध्रुव तारे का जो समूह है जिसमें सप्त ऋषि भी होते हैं, तो हम उसी तारों के मध्य एक अनुभूत रेखा के माध्यम से यह जान पाते हैं कि ध्रुव तारा यहाँ पर स्थित है। यानी कि जब हम ध्रुव तारा यानी कि पोलर स्टार को देखते हैं तो इन्हीं अनुभूत रेखाओं से हम आकृतियाँ निर्मित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कितने सारे आकृतियाँ आपको दिखाई गई हैं जो कि अलग अलग नक्षत्रों की है। यानी कि जब हम अलग अलग तारों को अनुभूत रेखा के माध्यम से जोड़ते हैं तो हमें अलग अलग नक्षत्रों का चित्र दिखाई देता है। अब बात करते हैं रेखाओं के प्रकारों की। रेखाओं के प्रभाव के आधार पर रेखा 7 प्रकार की होती है। भिन्न भिन्न दिशा की ओर जाती रेखाओं का भिन्न भिन्न प्रभाव होता है जिसका संबंध हमारी भावनाओं और संवेदनाओं से होता है। यानी कि जो रेखाओं के प्रभाव होते हैं उनके आधार पर हमने 7 प्रकार की रेखाओं को माना है। तो सबसे पहली जो रेखा है वो है सीधी खड़ी रेखा यानी कि वर्टिकल लाइन। लंबवत रेखा ये रेखाएं ऊंचाई की प्रतीक होती हैं। जैसे मंदिर, पेड़, स्थापत्य की रेखाएं हमारे मन में उच्चता, महत्वाकांक्षा, दृढ़ता, गौरव, स्थिरता और स्थायित्व, आकांक्षा, शक्ति एवं शाश्वतता का भाव ये जगाती हैं सीधी खड़ी वर्टिकल लाइन। दूसरी जो प्रकार की लाइन है या रेखा है वह है सीधी पड़ी या क्षैतिज रेखाएं, जिन्हें हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहा जाता है। ये रेखा क्षैतिज के समानांतर पड़ी होती हैं और ये रेखा लंबवत रेखा को आधार प्रदान करती है, और क्षैतिज रेखाओं से हमारे मस्तिष्क पर मानसिक शांति, विश्राम, निष्क्रियता, संतुलन, मौन आदि के भाव जगाती है ये। तो जो सीधी पड़ी क्षैतिज रेखाएं होती हैं यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं, ये हमारे मन मस्तिष्क पर स्थायित्व, शांति और विश्राम का भाव जगाती हैं। तीसरी रेखा है कर्णवत रेखा यानी कि डायगोनल लाइन। ये रेखाएं अंतराल में आड़ी तिरछी खींची जाती हैं। मानव क्रिया करते वक्त शरीर में कर्णवत गति प्राप्त करता है। इस रेखा से उत्तेजना,
व्याकुलता, बेचैनी के भाव आते हैं। यानी कि मानव जब भी क्रिया करता है तो आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में जब भी चाहे हमारे हाथों का मूवमेंट हो, पैरों का मूवमेंट हो, तो कहीं ना कहीं वो बैंड होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं उनमें एंगल आता है। तो इस प्रकार से डायगोनल रेखाओं से हमारे मस्तिष्क में उत्तेजना, व्याकुलता और बेचैनी के भाव जागते हैं। चौथे प्रकार की रेखा होती है कोणीय रेखाएं, जिन्हें हम एंगल लाइन कहते हैं। ये रेखाएं शीघ्रता से दिशा परिवर्तन करती हैं। इन रेखाओं का प्रभाव व्याकुलता, संघर्ष, आघात, बेचैनी, असुरक्षा तथा अस्पष्टता आदि प्रतीत होता है। तो आप देखिए चित्र में आपको यहाँ पर कोणीय रेखाएं दिखाई दे रही होंगी। तो इन रेखाओं को देखने में हमें व्याकुलता, संघर्ष, आघात, बेचैनी, असुरक्षा और अस्पष्टता का भाव हमारे मन में जागता है। पांचवी जो लाइन होती है वो होती है एक पुंजीय रेखा। प्रकृति की सुंदरता, स्वतंत्रता, उसका विस्तार, फल फूल की सुंदरता को इसी प्रकार की रेखाओं से दर्शाया जाता है। और एक पुंजीय रेखा से हमारे मस्तिष्क में एकता, स्वच्छता, प्रसार, शोभा, स्वदेश प्रेम के भाव जागृत होते हैं। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि ये एक पुंजीय रेखाएं हैं। तो एक पुंजीय रेखाएं इस प्रकार से हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालती हैं। रेखाओं का जो छठा प्रकार है वो है चक्राकार रेखाएं, यानी स्पाइरल लाइंस। ये रेखाएं घुमावदार होती हैं और इनसे हमारे मस्तिष्क पर भ्रम, शक्ति, उत्तेजना, गति, पूर्णता आदि के भावों की उत्पत्ति होती है। अब आप यहाँ पर देखिए इस चित्र में आपको जो चक्राकार रेखाएं उनके उदाहरण दिखाए गए हैं कि किस प्रकार इस चक्राकार रेखाओं को देखने से हमारे मन में भ्रम, शक्ति, उत्तेजना, गति आदि का भाव जागृत होता है। सातवीं प्रकार की रेखाएं प्रवाह रेखाएं कहलाती हैं, यानी कि रिदम्स लाइन। लयात्मक व प्रवाहपूर्ण रेखाएं दिशा में अनेक परिवर्तन के कारण मंद पड़ जाती हैं, लेकिन निरंतर प्रवाहमान रहती हैं और इससे हमारे मस्तिष्क में गति, लावण्य और माधुर्य का प्रभाव उत्पन्न होता है। अब ये जो प्रवाह रेखाएं होती हैं, अगर आप किसी लैंडस्केप में नदी का रेखांकन देखते हैं, जो कि नदी के रेखांकन में नदी को गति प्रदान करने के लिए इसी रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। तो अब देखते हैं ये रेखांकन के प्रकार को कि किस प्रकार से रेखाएं खींची जाती हैं। यहाँ पर पहला प्रकार है स्वतंत्र रेखा, यानी कि फ्री ड्राइंग। किसी वस्तु को देखने के पश्चात मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव से उत्पन्न रेखांकन जो एक दूसरे से भिन्न होती है, स्वतंत्र रेखांकन कहलाती है। अगर हम इसको उदाहरण के स्वरूप देखें, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हम उसका जब रेखांकन करना शुरू करते हैं तो हमारे मस्तिष्क पर पड़ने वाला जो प्रभाव होता है, उस प्रभाव के कारण हम उन रेखाओं को खींचते हैं। और ये कहीं क्योंकि इस पे किसी भी प्रकार का यांत्रिक गुण नहीं होता है, इसलिए इन्हें स्वतंत्र रेखाएं कहते हैं। रेखांकन का दूसरा प्रकार है स्मृति रेखांकन, यानी कि मेमोरी ड्राइंग। जब हम किसी देखी हुई वस्तु को धरातल पर जब हम उसका चित्र बनाते हैं और उस वस्तु के चित्र को जब हम अपने मन मस्तिष्क में सोच करके उस चित्र को किसी कैनवस या कागज पर बनाते हैं, तो इस रेखांकन को स्मृति रेखांकन कहा जाता है। रेखांकन का तीसरा प्रकार है प्रतिरूपात्मक रेखांकन, यानी कि रिप्रेजेंटेशनल ड्राइंग। जैसा देखते हैं वैसा ही बनाने का जब हम प्रयत्न करते हैं, इसी को प्रतिरूपात्मक आकृति कहते हैं, यानी कि प्रतिरूपात्मक रेखांकन। और प्रतिरूपात्मक रेखांकन यह दृष्टांत चित्रों में इस्तेमाल किया जाता है और इसमें रेखाओं की सहायता से छाया, प्रकाश तथा क्षय वृद्धि यानी कि पर्सपेक्टिव का प्रभाव दिखाया जा सकता है। रेखांकन का चौथा प्रकार है यांत्रिक रेखांकन, यानी कि मैकेनिकल ड्राइंग। यंत्रों की सहायता से खींची हुई रेखा जिसका कोई कलात्मक प्रभाव नहीं होता, यांत्रिक रेखांकन कहलाता है। जब भी किसी उपकरण के माध्यम से कोई रेखा खींचते हैं, उसे यांत्रिक रेखांकन की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे कि अगर हम पटरी की सहायता से कोई रेखा खींचते हैं, वो यांत्रिक रेखांकन है। या हम प्रकार या किसी अन्य माध्यम से कोई वृत्त बनाते हैं, वो सब यांत्रिक रेखांकन है। यानी कि टेक्निकल ड्राइंग में जब भी हम ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं,
वे सारे के सारी यांत्रिक रेखांकन की श्रेणी में आती हैं। रेखांकन का पांचवा प्रकार है सीमांत रेखांकन यानी कि काउंटर ड्राइंग। छाया व प्रकाश के प्रभाव से उत्पन्न रेखा जो प्रकृति की देन है वे सीमांत रेखांकन कहलाती हैं। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जैसे कि हमारी परछाई, यानी कि जब हमारी परछाई भूमि पर दिखाई पड़ती है तो कहीं ना कहीं हमारे जो रूप होता है उसका सीमांकन करके वहाँ पर कुछ आकृति दिखाई देती है। इसी को सीमांत रेखांकन कहा जाता है। छठा प्रकार है रेखांकन का सांकेतिक रेखांकन यानी कि जेस्चर ड्राइंग। यह प्रत्यक्ष चित्रण की विधा है जिसमें चित्र भूमि पर अंतराल और वस्तु के आयतन को जानते हैं, जिससे सक्रिय व सहायक अंतराल की जानकारी होती है। अब यहाँ पर अंतराल का जो मतलब है वो है स्थान, यानी कि जिस कागज़ पर या कैनवास पर या कार्ट्रिज शीट पर हम चित्र बनाते हैं, तो जब हम किसी चित्र को बनाते हैं उसमें तो हम यह देखते हैं कि किस प्रकार इस पूरे के पूरे वस्तु का आयतन अंतराल में किस प्रकार हम दर्शाएंगे। तो यहाँ पर हमें उसका सक्रिय व सहायक अंतराल की जानकारी हो जाती है। सातवां अंकन है प्राकृतिक रेखांकन यानी नेचर ड्राइंग। प्रकृति के अवयवों का अंकन करना प्रकृति रेखांकन कहलाता है, यानी कि जिसमें हम यह देखते हैं कि प्रकृति ने किस प्रकार से रूपों का अंकन किया है, उसी प्रकार से अगर हम उनको बनाने लग जाते हैं तो यह नेचर ड्राइंग कहलाती है। इसमें फूल पत्तियों को जो है काट करके उनको अध्ययन करके उनका रेखांकन भी किया जाता है। आठवां रेखांकन होता है वस्तु रेखांकन यानी ऑब्जेक्ट ड्राइंग। वस्तु के समूह को संयोजित कर उसका रेखांकन व परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करना वस्तु रेखांकन में आता है। और आपने देखा होगा जब हम विद्यार्थियों के मध्य या उनके समक्ष कुछ वस्तुएं रखते हैं जिन्हें हम वस्तु चित्रण भी कहते हैं, उसमें यही वस्तु रेखांकन का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं रेखांकन का विकास और उसकी संभावना। तो इसमें देखिए पहला है निरीक्षण पद्धति ऑब्जर्वेशन। इस पद्धति में वस्तु के मुख्य गुणों, आकार, रंग, तल का रेखा की सहायता से अंकन करना होता है। इससे हमारी आंतरिक चेतना तथा प्रमा का विकास होता है, जिसका अभिव्यक्ति में प्रमुख हस्तक्षेप होता है। तो इस पद्धति में हम क्या करते हैं कि किसी भी वस्तु के जो मुख्य गुण होते हैं उनमें आकार हो सकता है, रंग हो सकता है, और जिस भाग पर वो रखी गई है यानी कि जिस तल पर वो रखी गई है उसकी सहायता से हम उसका अंकन करते हैं। तो एक किस्म से ऑब्जर्वेशन जो है वो ऑब्जेक्ट ड्राइंग का ही एक हिस्सा है। दूसरी पद्धति है पुनर्धारण यानी रिटेंशन ऑफ इमेज। इसमें रंग, आकार, पोत का अध्ययन करके उसका संबंध वस्तु से स्थापित करने में एक पद्धति का सहारा लिया जाता है। अगर हम इसमें कहें कि जब भी हम किसी चीज़ को ड्रॉ करते हैं तो हम उसके रंग को, आकार को और उसके जो टेक्सचर होता है उसको ध्यान में रख करके ही उसका चित्रण करते हैं। उसमें हम वस्तु के साथ में इन चीज़ों का संबंध स्थापित करके ही चित्रांकन करते हैं। तीसरा है विषय संबंध, टू एस्टैब्लिश रिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद सब्जेक्ट क्रिएटिंग एटमॉस्फेयर, यानी रेखाओं की विभक्तियों से विषय को निखारना तथा पूर्ण संयोजन की स्थिति में ले जाना इस पद्धति का हेतु है। तो ये काफ़ी जैसे आप शेडिंग करते हैं उससे ही रिलेट करता हुआ है, यानी कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को बनाते हैं और उसमें हैचिंग पद्धति से छाया प्रकाश को दिखाते हैं तो एक किस्म से आप उस वस्तु का उसके साथ में संबंध स्थापित कर रहे हैं। तो इसमें कई बार क्या होता है कीरम काट विधि का भी प्रयोग किया जाता है और कई बार इसमें रंगों के माध्यम से भी इस पद्धति में चित्र बनाए जाते हैं। चौथा है अंतराल एवं आयतन, स्पेस एंड वॉल्यूम जो रीडिंग। अब इसमें क्या किया जाता है, चित्रभूमि पर आकृति के दृष्टिगत रूप के अनुकूल स्थान घेरकर आयतन का अंतराल से संबंध का अध्ययन करना इस पद्धति के अंतर्गत आता है। अब इसमें देखिए जब हम किसी वस्तु का अंकन करते हैं तो हम ये पहले ये देख लेते हैं कि वो वस्तु आकार में कितनी बड़ी है और हम उस हिसाब से जो हमारा अंतराल होता है यानी कि जो हमारा स्पेस है काम करने का, उसमें उसके हिसाब से हम अनुकूलन लेकर के अनुपात में उस पूरी की पूरी वस्तु को बनाते हैं।
पांचवा है अनेक सीमांतीय पद्धति, मल्टीपल काउंटर रीडिंग और वॉल्यूम इन फिगर। यह रेखा में नया प्रयोग है और इसमें हम वस्तु के आयतन व परिणाम के संबंध में अधिक जान सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि कई बार जब हम चित्र बनाते हैं तो हम उस चित्र को या उस ऑब्जेक्ट को अगर हम घुमा घुमा के अलग अलग कोणों से अगर हम उसको बनाने लग जाएं तो हमें भी पता लगने लगता है कि अगर हम इस एंगल से बनाएंगे तो हमारा ये जो स्पेस है, कागज़ है, उसमें ये कितना स्थान घेरेगा। तो हो सकता है किसी एंगल से वो ज़्यादा स्थान घेरे, हो सकता है किसी एंगल से वो कम स्थान घेरे। छठा है स्वर पद्धति, नॉन ऑब्जेक्टिव ड्राइंग फ्रॉम ऑडिटरी एक्सपीरियंस। यह भी रेखा में एक नया प्रयोग है। तो इसमें क्या किया जाता है, एक अंधेरे कमरे में आप संगीत सुनते सुनते संगीत के उतार चढ़ाव के अनुसार रेखांकन करते हैं। ठीक है, यानी कि आप कल्पना कीजिए कि आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे हैं और वहाँ पर कोई संगीत भी चल रहा है। तो उस संगीत के उतार चढ़ाव को आप क्या करते हैं, अंधेरे में किसी कागज़ या कैनवास पर उकेरते हैं। यानी कि संगीत जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है या नीचे उतरता है तो आप उसी हिसाब से अपने स्ट्रोक करते हैं और बाद में जब आप उस चीज़ को देखते हैं तो आपको ये पता लगता है कि ये संगीत के अनुसार हमने इसमें उतार चढ़ाव करते हुए जो है स्ट्रोक मारे थे। तो ये जो है ये जैक्सन पोलक ने इसका इजाद किया था। इसको एक्शन ड्राइंग भी कई लोग कहते हैं। सातवां है विलोम पद्धति व अनाभ्यस्त रेखांकन, रिवर्स ड्राइंग और चेंजिंग ओवर टू अनयूज्ड हैंड ओकेजनली। यानी कि किसी वस्तु को आप दाएं हाथ से बनाते हैं और फिर उसी को अपने बाएं हाथ से बनाकर उसको देखें, आपको अलग ही प्रभाव देखने को मिलेगा। तो इसका एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा है कि आप किसी चित्र को अगर आप राइट हैंड से बनाते हैं और फिर उसी चित्र को आप लेफ्ट हैंड से बनाने की कोशिश कीजिए, तो आपको जो चित्र बनेंगे बाद में आप उनमें देखिएगा कि जो आपने राइट हैंड से बनाया था और जो आपने लेफ्ट हैंड से बनाया था, सेम एक ही वस्तु का चित्र, उनमें अलग अलग प्रभाव आ चुका होता है। आठवां है तीव्र प्रवाह पद्धति, स्पीडर स्पॉन्टेनियस ड्राइंग। ठीक है, तो यदि हम तीव्र गति से चित्रण से रेखांकन करें तो रेखाओं में गति का अनुभव होता है। स्केच की यही विशेषता है। तो आपने देखा होगा कि जब हम तेजी से कोई चीज़ करते हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें गति आती है, लय आती है, तो वो देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो आपने देखा होगा कि जब हम स्केच करते हैं तो फटाफट जब हम किसी वस्तु का स्केच बनाते हैं या किसी मानव चित्रण में जब हम स्केच करते हैं तो उनका एक अलग ही प्रभाव होता है। तो आप देख रहे होंगे इस चित्र में कि किस प्रकार से यहाँ पर स्केचिंग की जा रही है और इसका एक अलग ही प्रभाव आ जाता है। यानी कि जब हम इस तरीके के स्केच बनाते हैं तो इनमें यथार्थता भी झलकती है। और आज के अंक का हमारा प्रश्न है, प्राचीन ग्रीक कला का स्वरूप था। और विकल्प है आपको मूर्ति प्रधान, ज्यामितीय, रंग प्रधान और रूप प्रधान। तो आपको बताना होगा प्राचीन ग्रीक कला का स्वरूप कैसा था। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। पिछले अंक में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, मोनोक्रोम पेंटिंग में कितने रंगों का प्रयोग किया जाता है। और विकल्प था आपके लिए 1, 3, 7 और 12। तो मोनोक्रोम पेंटिंग में एक रंग का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे मोनोक्रोम कहा जाता है। अब हम आते हैं मोनोक्रोम शब्द के ऊपर। मोनो का अर्थ होता है एक और क्रोम का अर्थ होता है रंग, यानी कि एक रंग से बनाई हुई पेंटिंग को मोनोक्रोम कहते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको एक स्टिल लाइफ की पेंटिंग दिखाई गई है जिसमें एक ही रंग के कई सारे शेड्स से इस पेंटिंग को बनाया गया है, इसीलिए इसको मोनोक्रोम पेंटिंग कहा जाता है। अब आपको ये पता चल चुका होगा कि मोनोक्रोम पेंटिंग में एक ही रंग के कई सारे शेड का इस्तेमाल किया जाता है। और सबसे पहले जवाब दिया पल्लवी कोटियाल, महेंद्र गुप्ता, प्रेमा मेहता, पवन कुमार, हिमांशु गुप्ता, आरती रावत, विनय कौशल, गौरव नौटियाल, आर्ची ज्योति, कुमारी शर्मिष्ठा, अनिल कुमार, विदुषु सैनी, काजल सारस्वत और कविता नाथ जी ने। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने सही जवाब दिया। तो दोस्तों, ये था तुलिका दर्शन चैनल का आज का अंक, जिसमें हमने रेखा के बारे में जाना कि रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, रेखा की परिभाषा क्या होती है और किस प्रकार ये मानव मस्तिष्क पर प्रभाव छोड़ती हैं।
आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में हम कला तत्व के दूसरे भाग यानी कि रूप की बात करेंगे। अगर आप हमारे साथ में नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आप इसकी जानकारी से लाभ पाते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही हमारे वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज के अंक में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।